कैसे आप लोग शुरू करें क्लास। एडवर्ब कर रहे थे हम लोग। कुछ क्वेश्चन करते हैं एडवर्ब के, फिर आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नोयर डी। सेकंड, he studied so hardly he was sure of passing. He was sure of passing. ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नोयर। 3, the men were the men were awaiting for the arrival of their leader. थ्री क्वेश्चंस आपके सामने, आपके लिए तोहफा बना दिया जाए। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। पहले में गलती क्या है? सी। अब हार्डली एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन हार्डली का मीनिंग कुछ और ही है। हार्डली का मतलब कुछ और ही है, कुछ अलग ही चीज होता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही। हार्डली का मतलब नहीं कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। हार्ड मतलब ज्यादा हुआ, सख्त होगा। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत अधिक मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, तो हमें कहना पड़ेगा डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कि पुरानी आदतें जो बड़ी मुश्किल से जाती है। हार्डली नेगेटिव वर्ड, उसका मतलब शायद ही। ठीक है, तो यहाँ के तो बड़ी परेशानी से, बड़ी मुश्किल, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है सचमुच। और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, कि ना के बराबर मेहनत करना पड़ता है, ना ही मेहनत करना पड़ता, अपने आप चला जाता है। लेकिन यहाँ तो कहना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सचमुच बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए क्या होना चाहिए था? हार्ड। ही स्टडीड सो हार्डली। सेम वही गलती है इसमें भी, कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो हार्डली का मतलब वही पता है कि ना के बराबर किया ही नहीं। तो यहाँ तो ये कहना चाह रहा कि ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, उसको पास कर जाने की पूरी उम्मीद थी। तो इसका मतलब उसने क्या किया होगा? मेहनत बहुत ज़्यादा किया होगा।
तो मेहनत ज्यादा किया तो फिर हार्डली कैसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हार्ड लिखेंगे। मेहनत उसने किया है, सचमुच ज्यादा कर रखा तो क्या लिखेंगे, हार्ड लिखेंगे। द मैन वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ देयर लीडर। अब ये जो अवेटिंग वर्ड है, ये जब वेट के साथ अवेट लिखते हैं, अवेटिंग, तो फिर उसको प्रीपोजिशन की कोई जरूरत, या तो हम लिखते हैं वेटिंग फॉर, ठीक है, ये जो वर्ड है अवेट, ये वर्ड खुद एडवर्ब की तरह काम करता है, अवेटिंग है, वर्ब तो है ही है अवेटिंग, तो अवेटिंग जो लिख दिया उसको फिर प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो द मैन वर अवेटिंग फॉर, तो अवेटिंग लिख दिया, अवेटिंग, तो फिर फॉर की जरूरत नहीं। या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप एक को हटा दीजिए, वेटिंग कर दीजिए, तो वेटिंग को हटा देंगे तो फिर फॉर, ठीक है, दो में से एक चीज, या तो अवेटिंग तो फॉर नहीं लिखना है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वेटिंग लिखना है तो वेटिंग के साथ फॉर लगा सकते हैं, वेटिंग के साथ फॉर लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन दोनों हाल में करेक्शन बी में ही होगा। या तो आप फोर को हटा लीजिए, अवेटिंग के साथ फोर की कोई जरूरत नहीं है, या फिर क्या लिखेंगे, वेटिंग, वेटिंग वेटिंग लिखें तो वेटिंग के साथ फोर लिख लीजिए, या अवेटिंग लिखना तो फोर हटा दीजिए, दो में से एक काम कर लीजिए। तो पिछले क्लास में हमने अभी डिस्कस किया था, पिछले क्लास तक में, कि एडवर्ब जो है सिंपली किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। ये बात हुई थी कि एडवर्ब जो है सिंपली किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता था, कहानी यही थी, बात यही है थी, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, ये थी सिंपल कहानी। तो उसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है, यहां तक हमने देखा। और मैंने यह भी कहा था कि नाउन और प्रोनाउन को भी कभी कभी मॉडिफाई कर देता है, हालांकि ये रेयर है, रेयर है, लेकिन एक्सेप्शन भी, कुछ लोग इसको कहते हैं ये एक्सेप्शन काम है, कि भाई एक्सेप्शनल केस है, कि एक्सेप्शनल केसेस में ये नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ओनली यू कैन डू इट, तो ओनली यू कैन डू इट जब कहते हैं तो ये यू क्या है, प्रोनाउन है, और ओनली तो एडवर्ब होता है, तो ये प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ओनली का मतलब क्या है कि सिर्फ तुम, या सिर्फ केवल, सिर्फ या केवल, यहाँ ओनली का मतलब क्या है, सिर्फ केवल। हालांकि ओनली का मतलब कभी कभी इकलौता भी होता है, जैसे कहते हैं ओनली सन, ओनली सन ऑफ राम, तो यहाँ ओनली का मतलब बदल जाता है, वहां ये नहीं कहेंगे सिर्फ राम का बेटा है वो, तो ओनली का मतलब जब इकलौता होता है, इकलौता, तो ये एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ओनली का मतलब अगर केवल है, केवल, तो फिर वो एडवर्ब है। तो कहता है कि ओनली यू कैन डू इट, मतलब केवल तुम ही ऐसा कर सकते हो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, यानी अकेले तुम ही ऐसा कर सकते हो। तो इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, किसको, यू को मॉडिफाई कर दिया। यह हमने कहा इवन अ चाइल्ड कैन डू इट, या इवन चिल्ड्रन कैन डू इट, डू इट, ठीक है, एक बच्चा भी ऐसा कर सकता है, या इवन, इसको हटा दिया, इवन चिल्ड्रन कैन डू इट, इवन, इवन चिल्ड्रन कैन डू इट, इवन चिल्ड्रन कैन डू इट, कि बच्चा भी ऐसा कर सकता है। चिल्ड्रन नाउन हुआ ना, चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन हो गया, और इवन का मतलब यहाँ क्या हो गया, भी। इवन एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन जब इवन एडजेक्टिव होता है तो इवन का मतलब होता है सम, या बराबर, इक्वल, जैसे कहते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। तो यहाँ तो हम इवन की बात कर रहे हैं, तो किस सेंस में बात कर रहे हैं इवन की, भी के सेंस की, बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, या ओनली राम कैन डू इट, कि सिर्फ राम ही ऐसा कर सकता है, ओनली श्याम कैन डू इट, ओनली मोहन कैन डू इट, ओनली रवि कैन डू इट। तो इसमें भी ओनली क्या कर रहा है, राम, मोहन, सोहन, रवि को मॉडिफाई कर रहा है, तो सारे क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब कभी कभी नाउन और
प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर लेता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल माना था, रेयर, कि एक नॉर्मल एग्जाम्पल में आप हर जगह नहीं देख सकते। कहीं कहीं कुछ कुछ जैसे ओनली है, इवन, यही एक दो एडवर्ब है जो कभी कभी नाउन को भी मॉडिफाई कर देता है, और ये रेयर काम है। इसका मतलब नहीं कि किसी भी एडवर्ब से किसी भी नाउन को आप मॉडिफाई कर दीजिए, यानी कुछ एडवर्ब ऐसे ओनली है, इवन है, एक आध एडवर्ब है जो क्या करता है, नाउन को भी मॉडिफाई करता है। एक आध एडवर्ब ऐसा है, सारे एडवर्ब की इक्वालिटी नहीं है कि सारे एडवर्ब किसी भी नाउन को ऐसा कुछ नहीं है, कि कुछ एडवर्ब है, एक आध एडवर्ब है जैसे ओनली है, इवन है, ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। अब सारे एडवर्ब में किसी एडवर्ब को आप ले लेंगे, सोचेंगे इसको, इससे हम नाउन को मॉडिफाई करवा दें, ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए रेयर माना गया। एडवर्ब तो ढेर सारे हैं, तो सारे एडवर्ब नाउन को थोड़ी करते मॉडिफाई, कुछ एडवर्ब जो है, से इवन है, ओनली है, नाउन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो समझने के लिए समझना, लेकिन बेसिक बात यही है कि एडवर्ब का काम जो है वो चार चीज को मॉडिफाई कर सकता है। वो किसको किसको? वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और प्रीपोजिशन को। ये चार को तो नॉर्मली करते हैं। एडवर्ब किसको किसको? वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और प्रीपोजिशन को। ये चार काम नॉर्मल है। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है कि एडवर्ब, तो दिमाग में क्या रहता है, अच्छा एडवर्ब लिखा है, इसका मतलब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता होगा। लेकिन जितने एग्जाम्पल है उससे ये तो क्लियर हो गया कि एडवर्ब जो है कम से कम चार पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो मॉडिफाई करता ही है। वो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, ये वो है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। हालांकि कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि एडवर्ब जो है वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर लेता है। किसको मॉडिफाई करता है? सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ऐसा भी होता है, पूरे सेंटेंस को, एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। पांचवा केस हो गया ये। यानी एडवर्ब का जो है कहानी बहुत लंबा है। पूरे सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं, हम कहते हैं, आपने कहा कि फॉर्चुनेटली ही रिटर्न अनहर्ट। ये जो फॉर्चुनेटली का आपने इस्तेमाल किया, क्या क्या, ये पूरे कहानी के लिए, कि वो जो बिना अनहर्ट, बिना भी आप क्या, इसका मतलब बिना किसी इंजरी के, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी नुकसान के वो वापस लौट आया। तो ये खुशी की बात है। यहाँ फॉर्चुनेटली का मतलब क्या है? सौभाग्यवश, सौभाग्यवश कि वो अनहर्ट, यानी बिना किसी जोखिम के, बिना किसी खतरे के, बिना किसी नुकसान के, या बिना किसी जख्म के, बिना किसी इंजरी के वो लौट आया। ठीक है। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं बिना किसी जख्म के, बिना किसी घाव के, बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी ठेस के वो वापस आते हैं, पूरी बात जो है वो भाग्य की बात है। फॉर्चुनेटली, ये पूरी बात ना, ये पूरे सेंटेंस को ये फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये हमने कहा ऑब्वियसली ही इज नॉट इल, तो वो बीमार नहीं है। ये जो ऑब्वियसली का इस्तेमाल करें तो पूरे सेंटेंस के लिए कर रहे हैं, वो बीमार नहीं, ये बात साफ है, यानी वो बीमार नहीं है, ये पूरी बात ऑब्वियस है। तो ऑब्वियसली का मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करके, ऑब्वियसली ही विल नॉट कम, certainly he will not come, definitely he will not come, तो ये certainly, definitely, surely he will not come, ये भी क्या पूरे सेंटेंस को, कि he will, surely जो सिर्फ he को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, surely he will not come, तो he will not come पूरा सेंटेंस इसको मॉडिफाई करके, surely पक्का वो नहीं आएगा, पक्का, ये जो पक्का है पूरे सेंटेंस के लिए को मॉडिफाई कर रहा है। तो समझना क्या था बेसिक, कि एडवर्ब जो है वो बड़े काम की चीज है उस पर दिमाग में ये लगाने के चलना है कि वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब जो है वो किसी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई, ये सारे काम एडवर्ब के। ये हुआ बेसिक एडवर्ब का काम। अब समझने की बात इसमें और ये है, ये तो एडवर्ब क्या कर सकता है ये समझिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडवर्ब की जो गलती होती है वो गलती होती कैसी है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे जाएंगे और फिर एडवर्ब का यूज सीखेंगे। एडवर्ब की बेसिकली गलती दो तरह की होती है। जैसे एक गलती तो आज आपने देखा सेंटेंस में कि हार्डली था हार्ड, यानी यूज गलत कर दिया। ठीक है, हार्डली का हार्ड, यानी एडवर्ब की जो गलती है तो यूज की गलती होगी, यूज ही गलत होगा। एरर जो आएगा वो क्या होगा कि
आप क्या करेंगे एरर में, यूज गलत कर लेंगे, वर्ड ही गलत यूज करेंगे, हार्डली का यूज करना था हार्ड कर लिया, हार्ड का यूज करना था हार्डली कर दिया, ये सब होगा। ठीक है, ये हुआ यूज ही गलत करना, कि हार्ड का यूज करना था आपने हार्डली का यूज कर दिया, या हार्डली का यूज होना था आपने हार्ड का यूज कर दिया, ये यूज गलत करना होगा। और एक होता है प्लेस, और प्लेस में मैंने आपको बता रखा है इसलिए उसको फिर दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, कि प्लेस से दो बातें होती है, या तो मीनिंग चेंज होता है या फिर गलत होता है। जरा एग्जाम्पल देखना, जैसे हम कहते हैं आई लव यू, बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्यारा सेंटेंस है, अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं किसी ना किसी को ही बोलते हैं, कई लोग तो जिंदगी में कई बार बोलते हैं, अलग अलग लोगों को बोलते हैं। खैर, कई लोगों को बोलते हैं उसका मतलब मेरी मम्मी है, पापा है, भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक ही जगह पॉइंट नहीं होना चाहिए। आई लव यू, ये सेंटेंस बनाया हमने। अब हमने कहा ओनली आई लव यू। देखिए, जब आई लव यू हम लोग कहते हैं तो इसलिए ये पता नहीं चलता है कि सामने वाले को आप ही प्यार करते हैं, कोई और भी प्यार करता है, या ये भी पता नहीं चलता है जब आप कह रहे हैं कि सामने वाले को आप प्यार ही करते हैं, कुछ और भी करते हैं। फिर ये भी नहीं पता चलता कि सामने वाले को आप जो है सामने वाले के अलावा और किसको किसको प्यार करते हैं। तीन बात पर ध्यान दीजिएगा, कि पहली बात, एक बात ये पता नहीं चला कि आप जब आपने आई लव यू कहा तो इससे पता ये नहीं क्लियर हो रहा है कि आप सिर्फ उसी को प्यार कर रहे हैं कि उसके अलावा किसी और को भी प्यार कर रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा कि आप सिर्फ उसी को प्यार कर रहे हैं, किसी और को भी कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ प्यार ही कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये पता नहीं चल रहा है कि उसको आपके अलावा कोई और भी प्यार कर रहा है क्या। तीनों बातें पता नहीं चल रही। अब एडवर्ब देखिए कैसे बात को बदल देता है। अब आपने यहां लिखा कि ओनली आई लव यू, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं प्यार करता हूं। इसका मतलब एक बात आपने क्लियर कर दिया कि आपके अलावा उसको और कोई प्यार नहीं करता। यानी वो जो सामने वाला इंसान है इस कदर बदतमीज है, इस तरह गंदा है, इस तरह जलील है, इस तरह नीच प्रवृत्ति का है, उसको आपके अलावा कोई प्यार नहीं करता। एहसान कर रहे हैं आप, यही तो हो सकता है। नहीं तो कोई इंसान अगर थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो उसके माँ उसको प्यार करेगी, उसके बाप प्यार करेंगे, भाई है, बहन है, फ्रेंड है, कोई तो 10 आदमी प्यार करेंगे उसको। कोई नहीं, ना माँ कर रहा है प्यार, ना बाप कर रहा है प्यार, ना भाई कर रहा है, ना बहन कर रहा है, कोई नहीं, ओनली आई, सिर्फ आप कर रहे हैं। सामने वाला कैसा होगा इंसान कि सिर्फ उसको सिर्फ आप ही कर रहे हैं। बहुत बहुत सीरियस मैटर है। तो किसी को अगर आप ऐसा कहेंगे कि ओनली आई लव यू, इसका मतलब सिर्फ ये है, ये सिर्फ एक ही इंसान इस तरह का सेंटेंस बोल सकता है, उसको भगवान के यहाँ से राइट मिला हुआ, वो है इंडियन वाइफ, भारतीय पत्नी। इसके अलावा कोई ये सेंटेंस को बोलेगा तो हजम नहीं होगा, हजम ही नहीं होगा। ओनली है, सिर्फ मैं ही आपको झेल सकती हूँ। सिर्फ भारतीय पत्नियों को ये बोलने का अधिकार, विदेशी बोल भी नहीं सकती, वो तो भगा देगा, भाग 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 यहाँ से जा, सिर्फ मैं ही झेल सकती हूँ, चल देगा। हाँ, सिर्फ बाहर, क्योंकि भारतीय पति के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो बेचारे को ये बात सुनना पड़ता है कि सिर्फ मैं ही आपको झेल सकती हूँ। ठीक है, तो चलता है ऐसा। ओनली है, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। खैर, तो ओनली आई लव यू, इसका मतलब क्या कि सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखते जाना, नहीं तो बात फिर भूल जाओगे। ओनली आई लव यू का मतलब सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, केवल मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यहाँ क्या पोजीशन रखा, यहाँ आई के पहले रखा, जिसने आई को ओनली को मॉडिफाई कर दिया, आई को मॉडिफाई, आई क्या क्या प्रोनाउन था, देखो प्रोनाउन को मॉडिफाई किया। यही हमने देखा कि ओनली प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कभी कभी आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो उसमें ये आता है, आई ओनली लाइक यू। लव यू भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब इस ओनली को आपने क्या किया, लाइक के पहले रख दिया। तो फिल्म होता है जब किसी को कोई प्रपोज करता है कि आई लव यू, तो सामने वाला कभी कहता है देखो देखो, गलतफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, उसके आगे मत बढ़ना।
उससे आगे कोई बात नहीं। यानी कहते सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं। दोस्ती में ही सारे काम हो जाते हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओनली ओनली आप कह रहे हैं ओनली लाइक यू, आई ओनली लाइक यू, तो आप कह रहे हैं सिर्फ पसंद करते हैं, पसंद के अलावा और कोई बात नहीं। ओनली सिर्फ पसंद करते हैं, आई ओनली लाइक यू, मैं सिर्फ पसंद करता, सिर्फ पसंद। ऐसे पहले था कि सिर्फ मैं पसंद करता हूँ या सिर्फ मुझे प्यार है, सिर्फ मुझे प्यार है या सिर्फ मैं पसंद करता हूँ। अब क्या हो गया, आई ओनली लाइक, मैं सिर्फ पसंद करता हूँ, पसंद करने के अलावा और कोई बात नहीं, सिर्फ पसंद कर, सिर्फ लाइक कर रहे हैं, सिर्फ दोस्ती है। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, यहाँ लाइक हो लव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखा आई लाइक ओनली यू। तो आई लाइक ओनली यू अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद कर रहा हूं, यानी मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं करता। तो तीनों सवाल का जवाब मिल गया। एडवर्ब को आपने ओनली को तीन अलग अलग जगह पे रखा, तीनों सवाल का जवाब मिल गया। अब आप कह रहे हैं आई लाइक ओनली यू, इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ, सिर्फ तुमको पसंद करता, यानी तुम्हारे अलावा मैं किसी और को पसंद नहीं करता। ये अगर कहना तो क्या कहेंगे, छोटा सेंटेंस हिंदी में तो इतना कहेंगे तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं करता, इंग्लिश में कह दिया आई लाइक ओनली यू। कितनी आसानी से बन गया अगर एडवर्ब ठीक से। इसलिए एडवर्ब कंजंक्शन ये सब जो सेंटेंस को सिर्फ सुधारने के लिए होता है। मेन जो समस्या होती है वो टेंस की है। टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कहानी खत्म। तो आई लाइक ओनली यू कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं करता। तो मैंने तीन ही क्वेश्चन तो पूछा था। पहला पूछा था कि सामने वाले को आपके अलावा और कौन कौन पसंद करता है, तो इस सेंटेंस से क्लियर होगा कि आपके अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता। पहला सेंटेंस से क्लियर हो कि ओनली आई लाइक यू, कि सिर्फ मैं पसंद करता हूँ। दूसरा, प्यार के अलावा कुछ और भी करते हैं, पसंद के अलावा कुछ और भी करते हैं, इसका जवाब मिलेगा आई ओनली लाइक यू, पसंद के अलावा और कुछ नहीं करते। अब है कि आपके अलावा उसको और कोई प्यार करता है या आप उसके अलावा किसको किसको प्यार करते हैं, तो इसका जवाब तीसरे इस क्वेश्चन से मिलेगा कि भाई आप उसके उसके अलावा किसी और को प्यार नहीं करते। पहले क्वेश्चन से क्या मिला कि आपके अलावा उसे कोई प्यार नहीं करता। दूसरे में क्या मिला कि सिर्फ प्यार ही करते और कोई बात नहीं है, या सिर्फ पसंद नहीं करते और कोई बात नहीं है। और तीसरे में क्या कि आप सिर्फ उसको पसंद करते हैं, उसके अलावा किसी और को नहीं पसंद करते। तीनों सवाल का जवाब मिल गया। एक एडवर्ब को अलग अलग पोजीशन में रखा और अलग अलग मीनिंग मिला। तो इसका मतलब एडवर्ब को अगर हमने संभाल के नहीं यूज किया तो सत्यानाश, सत्यानाश, मीनिंग 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 बदल जाता है एकदम। कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और दिया। अब कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और दे रहे हैं, तो दिक्कत अंग्रेजों को होगी। हो सकता है हिंदी वाले तो आपके भाव समझ ले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों को बहुत दिक्कत, वो तो पोजीशन से ही क्लियर करेगा कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये ओनली का इस्तेमाल हम तब करते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं उसके पहले। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम लिखते हैं कि आई लाइक यू ओनली, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये गलत सेंटेंस। आई लाइक यू ओनली, अगर इसको करें तो आप सी पार्ट में एरर करके आएंगे। क्यों आएंगे एरर एरर करके कि ओनली का जो पोजीशन है वो जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। तो अगर आपको यू को मॉडिफाई करना था तो यू के पहले आना चाहिए था। लाइक को लिख लीजिए इस रूल, ये लुक ओनली जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। लिख लिया, ओनली जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। लिखो, ओनली जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। तो यू को अगर मॉडिफाई कर रहा तो यू के पहले आना चाहिए था। लाइक को मॉडिफाई करेगा तो लाइक को पहले आना चाहिए था, और आई को मॉडिफाई करेगा तो आई के पहले आना चाहिए था। इसका एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ ओनली के यूज, इसको ओनली को पहले करना था, सी पार्ट में गलती करना था। एक था सेंटेंस था ही डाइड yesterday only। ठीक है, he died yesterday only। अब देखो, जो रूल पढ़ा उसके हिसाब से हम देखें तो ये भी सेंटेंस हो सकता था, only he died yesterday, ये भी सही होता। लेकिन बात ये है कि अगर ओनली को उठाकर यहाँ रख दें तो इसका मतलब ए में भी गलती है, सी में भी गलती, दो जगह गलती हो जाएगी। इसलिए यहाँ रखना तो मीनिंग, लेकिन ये हो सकता था, ऐसा हो सकता था, मीनिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यूज के हिसाब से।
कि ओनली ही डाइड यस्टरडे अगर होता तो इसका मतलब होता कि मतलब उस मोहल्ले में या जहां आप चर्चा कर रहे हो, मान लो कि एक मोहल्ला था या किसी को कोरोना हो रखा था और आपने कहा कि बस वही मरा, 4-5 लोगों को कोरोना हो रखा था, आपने कहा कि बस वही मरा, ठीक है, तो ओनली ही डाइड तो हो सकता है, पॉसिबल है कि सिर्फ वही मरा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं मरा, कि 4-5 लोग इंजर्ड थे, 4-5 लोगों को साथ प्रॉब्लम हुई थी लेकिन मरा सिर्फ वही और कोई नहीं मरा, ये हो सकता था। तो अगर हम यही कहना चाह रहे कि 4-5 लोग थे लेकिन मरा सिर्फ वही, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं मरा, तो कहानी खत्म, ठीक है, ओनली ये हो सकता है, यानी ये हो सकता था, लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ओनली ही के पहले लग सकता था और मीनिंग बन सकता था, लेकिन ये होगा नहीं, होगा कि इसलिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ए में भी गलती हो जाएगा, सी में भी गलती हो जाएगा। दूसरी संभावना हम तलाशें कि ही ओनली डाइड यस्टरडे, क्योंकि अभी रूल क्या लिखवाया है, रूल क्या बताया कि जिसको मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले आता है, ठीक है, तो ही डाइड ओनली यस्टरडे मान लो ऐसा कुछ लिखा था, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही मीनिंगलेस है इसमें। कैसे मीनिंगलेस है कि इसका मतलब क्या होगा कि वह सिर्फ मर गया कल, और क्या चाहते थे आप, और क्या होना चाहिए था, तरफ तरफ के मरता, घिसट घिसट के मरता, कुत्ते की मौत मरता, क्या चाह रहे थे आप, क्या कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ मर गया और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, ये कोई बोला जाता है, ये बोलने का सेंटेंस है, कोई मर गया आप कहते हैं वो सिर्फ मर गया, और क्या चाह रहे थे आप, और क्या होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस ही प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या है, अब कोई आप अपने बोलिए कि हाँ हमारा किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी है तो हम और कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने लायक नहीं होता, इस तरह के सेंटेंस हम बोल नहीं जाते किसी को कि वह सिर्फ मर गया, ऐसा सेंटेंस नहीं बोला ही नहीं जाता, ये प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं है, फॉर्मल सेंटेंस नहीं है, बोलचाल में यूज होने वाला सेंटेंस नहीं है कि वह सिर्फ मर गया, ये हम कभी किसी को नहीं बोल सकते फेस टू फेस, या इधर इधर किसी के सामने जाके नहीं बोल सकते, किसी के सामने पीछे भी बोलेंगे तो लोग समझेगा पता नहीं किस तरह का आदमी है। तो ही ओनली डाइड कोई सेंस नहीं होगा, सिर्फ मर गया, सिर्फ आप डाई को क्या मॉडिफाई करना कि सिर्फ मर, वो भी ऐसे, अगर मान लो कि आपको ऐसी मुर्गी खराब मौत मरा तो आप लिखते कुत्ते की मौत मर गया, घिसर घिसर के मर गया, तो वो भी चलता, ये हो सकता है कि आप मरने को मॉडिफाई, लेकिन सिर्फ मर गया तो सिर्फ से मरना मॉडिफाई नहीं हो रहा है, सिर्फ से मरना मॉडिफाई नहीं, इसलिए ये सेंटेंस ही गलत है, ये सेंटेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। अब बना ही डाइड ओनली यस्टरडे, अब ये सेंटेंस हो सकता है, हम कहते हैं कल ही तो मरा, बस कल ही मरा है, कल ही मरा, कल ही, तो ये हो सकता है कल को हम लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं कि हाँ कल ही तो मरा, बस कल ही मरा, कल ही मर गया बेचारा, कल ही, तो यहाँ जो ओनली का मीनिंग आगे क्या गया, ही, कल ही मर गए, तो अब इसका मतलब यस्टरडे को ओनली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कि यस्टरडे के पहले आकर यस्टरडे को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कल ही मर गया, क्या कहना चाह रहा है, कल ही मर गया, तो ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब इसमें गलती क्या था, सी पार्ट में करके आना था कि इस ओनली को उठाकर क्या करते, यस्टरडे के पहले कर देते, सी पार्ट में गलती हो जाती, ठीक है, ही डाइड ओनली यस्टरडे, तो ऐसे एरर आता रहता था। एक ओनली का यूज आपने सीख लिया, ओनली का यूज क्लियर हो गया कि ओनली एडवर्ब है, और ओनली का यूज क्लियर हो कि ओनली जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है, एक एडवर्ब तो हमने समझ लिया। 8-10 एडवर्ब जो है बार बार पूछता है, जो उस 8-10 एडवर्ब से ही बाहर कुछ कभी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर भी 2 क्लास हो गया, नहीं तो 8-10 एडवर्ब पढ़ने में तो 10 मिनट का टाइम लगता, सीधे बता देते कि यही एडवर्ब पढ़ लो, इसी से वही 10 से क्वेश्चन बनता है एडवर्ब, तो 15 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर ऐसे 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर कहेंगे ये तो कमाल ही हो गए, तो कमाल होने नहीं देंगे। तो बात क्या हुई, ही डाइड ओनली यस्टरडे, क्लियर हो गया ओनली का यूज। अब जो एडवर्ब का फंक्शन है, काम मैंने बताया था, उस काम के आधार पर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं, तो मॉडिफाई जब करना हमने लिखा था, मॉडिफाई करने की जब हम बात की गई थी, तो उसमें आपको मॉडिफाई करने में जो बातें थी वो क्या थी कि अगर हाउ बता रहा है, व्हेन बता रहा है, व्हाई बता रहा है, वेयर बता रहा है, यही सब तो बात हुई थी ना। तो सपोज करो कि अगर बता रहा है टाइम, तो अगर किसी कोई टाइम बता रहा है तो ऐसे एडवर्ब को हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कोई अगर टाइम बता रहा है तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम।
जैसे हम लिखते हैं नाउ, लिखते हैं देन, लिखते हैं और लिखेंगे यस्टरडे लिखा, टुडे लिखा, ये सब क्या है, एटसेट्रा, टाइम बता रहा। इसी तरह से अगर कोई प्लेस बताएगा उसका नाम क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे कोई कहता है हियर कहता है या देयर कहता है, ये सब क्या है, एनीवेयर कहता है, समवेयर कहता है, इन द फील्ड कहता है, ऑन द रोड कहता है, तो प्लेस बता, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है। अगर कोई बता रहा हाउ, हाउ का मतलब क्या, काम हुआ कैसा, काम हुआ कैसे, हाउ, तो इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे हम कहते हैं स्लोली, फास्ट। ये ध्यान रखना कि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, अगर फास्टली आपने लिख दिया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, बोला कहीं फास्टली लिखा है तो आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। फास्टली वर्ड ही गलत होता है, फास्टली आप लिख ही नहीं सकते, फास्टली वर्ड ही नहीं होता, फास्टली। ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली लिखना है, तो स्लोली, फास्टली, एक फास्ट क्या बताता है, तेज से, स्लोली धीरे धीरे, तो स्लोली, फास्ट, या हम कहते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या हम कहते हैं हैप्पीली, खुशी खुशी, तो ये सब मैनर हुआ ना, तरीका हुआ। एंग्रीली, गुस्से में, ठीक है, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये सब क्या, मैनर, काम कैसे हो रहा है ये बता रहा है। तो टाइम बताया तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस बताया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर बताया तो एडवर्ब ऑफ मैनर। सपोज करो कि आपको बताता है, कोई बताता है हाउ मैनी टाइम्स, तो इसको क्या कह देते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइम्स को कुछ लोग क्या कर देते हैं, नंबर लिख देते हैं, नंबर, संख्या, हाउ मेनी टाइम्स। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको क्या दिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स, जैसे हम कहते हैं once, twice, thrice, always, sometimes, sometimes, never, frequently, etc. ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर, ये फ्रीक्वेंसी बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, हाउ मेनी टाइम्स बताता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, कितने हो गए एडवर्ब, टाइम, प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स। इसी तरह से कुछ एडवर्ब जो है वो बताता है हाउ मच, यानी क्वांटिटी या डिग्री। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, या एडवर्ब्स एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ये क्या होता है, हाउ मच, तो एडवर्ब एक्सटेंट, हाउ मच बताता है एक्सटेंट, हाउ मच, किसी का पैमाना, मात्रा, एक्सटेंट, किस हद तक। जैसे आप कहते हैं मच, ये आपने सुना होगा, टू मच, या मच टू, या आपने सुना होगा एनफ, या आपने सुना होगा टू, टी डबल ओ टू, ये सब क्या है, हाउ मच बताता है। ये आपने सुना होगा वेरी, एटसेट्रा, ये सब हाउ मच, कितना बताने वाला है, या कोई भी जो मात्रा बताता है, तो वो हो गया हाउ मच, क्वांटिटी या एडवर्ब डिग्री। तो कितने एडवर्ब हुए, 5, 5 ही हुए ना, अभी तक कितने, 1 2 3, नंबर लिख दूं क्या, 1 2 3 4 5।
और इसी जो मैं अभी लिख रहा हूँ इसी में से चुन चुन के पढ़ना है जो कि एरर में आते हैं। जैसे ये इसमें जितने भी मैंने लिखा के सब एरर में आता है, ये जितने भी लिखा सब एरर में आता है। इसमें से ये जो लिख रखा है इसमें से नहीं आता है, इसमें जो है इसमें से नहीं आता, कोई एरर में नहीं आता। तो सबको इसलिए चुन चुन के पढ़ना होता है, जो एरर में आएगा उसको चुन चुन के पढ़ना है। हाउ मच सपोज करो कि बता रहा है रीजन्स या कॉज, कारण बता रहा है, रीजन्स या कॉज बता रहा है। तो रीजन या कॉज बता रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ रीजन्स, एडवर्ब्स ऑफ क्या हो जाएगा, रीजन्स। अगर रीजन्स बता रहा है कॉज बता रहा है तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सो या देयरफॉर, इस तरह से है, या ओइंग टू या ड्यू टू, इस तरह के वर्ड्स है जो कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। ठीक है, वाई एक्सेट्रा, जो भी कारण बताया रीजन का, तो बिकॉज, बिकॉज ऑफ, जो भी जो रीजन बताया वो रीजन बताने वाला हो गया। अगर कोई इंटरोगेट करेगा यानी आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने लगेगा, उसको क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। क्या कह देंगे उसको, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। कितने हो गए, 7। जस्ट आप कह रहे हैं हाउ, व्हेन, ठीक है, या हाउ फार, वेयर, कुछ भी इस तरह का वर्ड जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है, वाई एटसेट्रा, क्वेश्चन जो पूछने का काम आएगा वो सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हो गए। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको नॉर्मली, यानी ऐसा कुछ नहीं है इसमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है, कि इससे एरर आ जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एडवर्ब में एक्चुअली कुछ एडवर्ब है, कुछ वर्ड हैं, जैसे ओनली था, कुछ इस तरह के वर्ड्स भी बताऊंगा जिसका मिसयूज पूछता है। ठीक है, और यही गलती इसमें होती है, इसके अलावा कुछ गलती है तो पोजीशन किसमें एडवर्ब का, तो पोजीशन की गलती होती है, जगह इधर से उधर कर देगा या वर्ड को मिसयूज कर देगा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। मतलब हाँ या ना बताना चाहते हैं, या हाँ या ना बताना चाहते हैं, यानी किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं या किसी चीज को आप मना कर रहे हैं। तो किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं तो एफर्मेशन है, और अगर मना कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। दोनों तरह का एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन भी आता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन भी आता है। दोनों तरह के एडवर्ब को लोग पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ना जरूरी है। मतलब दोनों तरह के एडवर्ब होते हैं, दोनों की जरूरत होती है। जैसे हमने कहा यस, तो ये हो गया हाँ, नो, नॉट, ये सब निगेशन हो गया। ये हम कहते हैं सर्टेनली नॉट, ये क्या हो गया, निगेशन हो गया, मना कर रहे हैं। ये एफर्मेशन की बात किया तो यस क्या हो गया, एफर्मेशन हो गया। ये हम कहते हैं सर्टेनली, ये हम कहते हैं श्योरली, ये सब क्या एफर्मेशन है कि आप हाँ कह रहे हैं। तो जो एफर्म करेगा वो एफर्मेशन है, और जो मना करेगा तो नेगेशन हो गया। तो यस, नो, नॉट, सर्टेनली, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली, श्योरली, ये सब या तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन। हाँ कर, मैं किसी को एक्सेप्ट कर रहा था एफर्मेशन है, मना कर रहा था नेगेशन है। इन सब से भी एरर नहीं होगा, एरर इनसे भी नहीं। जो एरर नहीं होगा मैं अभी से बता दे जा रहा हूँ, उस पर फिर सोचना, खाली पहचानना है एग्जाम में या कहीं भी। एग्जाम में नहीं पहचानेंगे तो भी काम चल जाएगा। डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए, एडवर्ब भी चाहिए। अगर कहीं रीडिंग लगा रहे हैं, कोई पेपर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें पता चाहिए एडवर्ब है, ये समझ में आना चाहिए। और एडवर्ब में भी कैसा एडवर्ब है ये पता चल जाना चाहिए। और एक एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब्स, और क्या है,
रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स जो है, जैसे हम कहते हैं कभी कभी, आई नो द हाउस वेयर ही वॉज born। अब देखो ये जो वेयर का इस्तेमाल किया है, ये क्या बता रहा है? वेयर ही वॉज born, पैदा होने की जगह बता रहा है। born क्या है? वर्ब है, ठीक है, वर्ब। तो पैदा होने की जगह बता रहा है, इसलिए वेयर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्योंकि पैदा होने की जगह बता रहा है कि पैदा कहाँ हुआ। तो अब ये जो वेयर है, एक तरह से एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? हाउस है, कहाँ पैदा हुआ। ये क्या एंटीसीडेंट है कि नहीं है? आप उस जगह को जानते, तो ये जो वेयर इस्तेमाल हो रहा है, वेयर इस्तेमाल हो रहा है हाउस के लिए। हाउस क्या है भाई? हाउस तो नाउन है। अब नाउन की, अब इस ये और ये हाउस क्या कर रहा है? इसके एंटीसीडेंट का काम, यानी ये वेयर जो है रेफर कर रहा है। रेफर किसको कर रहा है? हाउस को रेफर कर रहा है। यानी वेयर जो है हाउस की तरफ इशारा, अपने से पहले आए हुए वर्ड को रेफर कर रहा है। जो अपने पहले से आए हुए वर्ड को रेफर कर रहा है उसको रिलेटिव कहते हैं। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? काम सारा वही कर रहा है कि अपने से पहले आए हुए वर्ड को जो रेफर करेगा उसको रिलेटिव कहेंगे, जिसको रेफर करता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या है? ये तो बता, बात किसका कि वेयर, ये तो बता रहा कि काम कैसे हुआ। तो काम कैसे हुआ इसका मतलब ये एडवर्ब है, इसलिए इसका नाम क्या? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इसको रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्योंकि वेयर क्या बता रहा है? बता क्या रहा है? वेयर पैदा होने की जगह। तो जो किसी काम के होने की जगह बताएगा वो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और साथ साथ यह कह रहा है कि अपने से पहले यूज हुए नाउन हाउस को रेफर कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब हो गया। जैसे आई रिमेंबर द डे, आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम। और कभी कभी क्या होता है कि एंटीसीडेंट होता भी नहीं है। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम, कि मुझे पता है, याद है वो दिन जब हुआ। तो व्हेन किसके लिए आता है? आने का टाइम बता रहा है, आने की बात कर रहा है, आने का टाइम, इसलिए व्हेन क्या है? केम को मॉडिफाई कर रहा है। अब व्हेन किसकी, इसका एंटीसीडेंट कौन है? द डे। डे क्या है? नाउन। तो ये क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब। अब कभी कभी क्या एंटीसीडेंट नहीं भी लिखा रहता है, जैसे कि आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट, आई डू नॉट नो व्हाई ही लेफ्ट, मुझे नहीं पता वो क्यों चला गया। तो इसमें भी ये क्या है? इंट्रोगेटिव, ये रिलेटिव एडवर्ब ही है, बस का एंटीसीडेंट नहीं था। तो अब लिखने को आप लिख सकते हैं आई डोंट नो द रीजन, चाहे तो उसमें डाल, बात तो यही है, आई डोंट नो द रीजन, कि मुझे कारण नहीं पता, तो द रीजन लिख देते, नहीं भी लिखा सकता। तो एंटीसीडेंट नहीं लिखेंगे तो भी ये रिलेटिव एडवर्ब ही कह रहा है, क्योंकि काम वही कर रहा है, आपने जानबूझ के छुपा दिया एंटीसीडेंट, कि बिना छुपा कर भी काम चल जा रहा है कि आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट, मुझे नहीं पता वो क्यों चला गया। द रीजन नहीं लिख रहे हैं तो भी काम चल जा रहा है, आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट, तो काम चल जा रहा है, इसलिए आप ऐसा लिख लेते हैं, तो भी ये क्या करेगा? रिलेटिव एडवर्ब ही कहलाएगा। तो ये जितनी बातें थी ये बेसिक थी। बेसिक था मतलब कि हमको एडवर्ब पहचानना सीखना था। अभी तक क्लास में हमने क्या सीखा कि एडवर्ब को हम पहचानते कैसे, एडवर्ब किस किस टाइप का हो सकता है, ये सिर्फ समझना था। तो ये था बेसिक, ठीक, कि एडवर्ब है क्या, किस बला का नाम है। अब हमें फोकस करना है उस पार्ट पे जहां से एरर आता है, ठीक है। एरर आता, तो एरर के विषय मैंने पहले बता दिया, इसका एरर क्या है? यूज और प्लेस का। तो यूज और प्लेस पर हम ध्यान देंगे। इतने जो एडवर्ब हमने लिख रखा है टाइप, इसमें से जहां जहां जिस एडवर्ब के, तो हर एडवर्ब के प्लेस से गलती नहीं होती, हर एडवर्ब के से गलती नहीं होती, तो जिस जिस एडवर्ब से गलती हो सकती है उन सारे एडवर्ब को हम एक दो क्लास में पढ़ना है, और फिर पोजिशन ऑफ एडवर्ब देखना है, मेन वैसी की बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करता हूँ मैं सारे इसके यूज को, कितने सारे ध्यान रखिएगा, सब बेसिक था, एकदम समझना था कि एडवर्ब होता है क्या, एडवर्ब से क्या क्या समस्या होनी थी, किस तरह के एरर होने थे, क्या होने थे।
मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना।